Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Book by Rainey Mobagni and W. Chen Kim. Introduction. ब्लू ओशन एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसे खास तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसे फॉलो करने से सक्सेस मिलने की गारंटी होती है। ये आज के मॉडर्न मार्केट में बहुत मददगार साबित होगी, खासकर जहां इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है। इस बुक में आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनाने के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। आप ऐसे टूल्स और फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे जिनका इस्तेमाल कर आप मार्केट को जज करने के बाद अपना अगला स्टेप डिसाइड कर सकते हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए मार्केट में अनलिमिटेड मौके मौजूद हैं। एक तरीका है जिससे आप हर कंपटीशन को बेअसर कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में नए भी हैं तो भी आप एक कमाल का और बेहद सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं और नंबर 1 बन सकते हैं। आपको बस एक ब्लू ओशन की ज़रूरत होगी। तो आइए बिना देर किए इसके बारे में जानते हैं। क्रिएटिंग ब्लू ओशन। रेड ओशन ट्रेडिशन मार्केटिंग के बारे में बताता है। यहाँ हर कंपनी एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करती है। वो कम दाम, बेहतर प्रोडक्ट फीचर और अट्रैक्टिव मार्केटिंग की मदद से एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हर कंपनी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है। तो इससे होता यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ग्रोथ और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाती है। कंपटीशन को बीट करने की कोशिश में कई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाने लगती है जो पहले से ही मार्केट में मौजूद है और जिनसे कस्टमर ऊब चुके हैं। यहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की इतनी होड़ लगी हुई है कि इसे रेड ओशन कहा जाता है। अब ब्लू ओशन एक बिल्कुल नई तरह की मार्केटिंग है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसे ज़्यादा लोगों ने आजमाया नहीं है। इसमें भरपूर ग्रोथ और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर कोई कंपनी ब्लू ओशन क्रिएट करती है तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होगा और प्रोडक्ट के डिमांड की कोई लिमिट नहीं होगी। कंपटीशन से जीतने का या उससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि हमें ट्राई करना बंद करना होगा। ब्लू ओशन इसी लॉजिक पर काम करता है। इसके लिए कंपनी को ज़रूरत है कि वो एक बिल्कुल नया ऑफर क्रिएट करे जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत है और जिसे वो लंबे समय से खोज रहे हैं। ब्लू ओशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सर्क दू सोलील। एक समय था जब सर्कस इंडस्ट्री दिन ब दिन छोटी होती जा रही थी। पानम बाली और रिंगलिंग ब्रोस जैसे मशहूर नाम अब अतीत की बात हो गए थे। उनका टारगेट मार्केट बच्चे थे, यही कारण थे कि उनका मेन अट्रैक्शन जानवर हुआ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सर्कस देखना नहीं बल्कि ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इसलिए सर्क दू सोलील ने बड़ों और कॉरपोरेट क्लाइंट्स की पसंद और ज़रूरत के हिसाब से एक नया मार्केट स्पेस बनाया। ये सर्कस के कॉन्सेप्ट को बदलाव के साथ सामने लेकर आए। जहां बाकी सर्कस ज़्यादा मजाकिया और फेमस जोकर को शो में लाकर मुकाबला कर रहे थे, वहीं सर्क दू सोलील को इन सब की परवाह नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट से शो को रीडिज़ाइन किया। उन्होंने सर्कस और थिएटर को एक दूसरे से जोड़कर अपना शो प्रेजेंट किया। इसमें सर्कस का मज़ा और एडवेंचर भी था और थिएटर का आर्ट भी। उनके हर शो का एक थीम या कहानी होती थी। इसके साथ ही उनका ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन उनके एक्ट की लाइटिंग और परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा देता था। उनके शो में अब भी जोकर परफॉर्म करते थे, लेकिन वो ज़्यादा हंसी मजाक या बेफिजूल की कॉमेडी के बजाय आर्ट पर ध्यान देने लगे। उनके यहाँ एक्रोबैट्स भी परफॉर्म करते, लेकिन उनके स्टंट्स में सुंदरता और ग्रेस शामिल था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। सर्क दू सोलील ने जानवरों का इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दिया था। एनिमल ग्रुप्स के विरोध के अलावा जानवरों की देखभाल, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनकी दवाइयाँ, उनकी ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा चिंता का कारण था। इसके साथ ही उन्होंने फेमस स्टार परफॉर्मर्स के एक्ट को भी पूरी तरह बंद कर दिया था। अब वहाँ कोई स्टार परफॉर्मर नहीं था। शो की कहानी को उन्होंने क्रिएटिविटी से एंटरटेनिंग बना दिया था। वो अपने वेन्यू को इस तरह बनाते कि लोगों को लगता था कि वो किसी जादुई दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई भी चमत्कार हो सकता था। सर्कस और थिएटर को जोड़कर उन्होंने एक नए तरह का लाइव एंटरटेनमेंट लोगों को दिया था। उन्होंने सर्कस के महंगे एक्ट्स पर कम खर्च कर क्रिएटिविटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया।
इस तरह उन्होंने एक ब्लू ओशन क्रिएट कर लोगों को ऐसा एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस दिया जिसके लिए दुनिया भर के एडल्ट पैसा खर्च कर उनका शो देखने के लिए तैयार हैं। एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में आप 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। ये टूल्स आपको मार्केट को स्टडी करने में मदद करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। इसे अच्छे से समझने के लिए आइए अमेरिका की वाइन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये इंडस्ट्री भी एक रेड ओशन है। कैलिफोर्निया वाइन्स का स्पेन, फ्रांस और इटली से इंपोर्ट की जाने वाली वाइन से जबरदस्त कंपटीशन है। टॉप 8 कंपनियां का मार्केट के 75% पर कब्जा है, जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगे रहते हैं, जबकि 25% के लिए 1600 छोटी कंपनीज का एक दूसरे से मुकाबला है। ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है। ये एक ग्राफ है जो आपको उन फैक्टर्स को दिखाता है जिसमें ब्रॉडर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका की वाइन इंडस्ट्री में 7 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला है प्राइस पर बॉटल यानी एक बॉटल की कीमत। दूसरा है वाइन बनाने के टर्म्स लिखी हुई हाई क्लास पैकेजिंग। तीसरा है हाई क्लास मार्केटिंग। चौथा है वाइन की एजिंग क्वालिटी। पांचवा है विनयार्ड की प्रेस्टीज। छठा है वाइन का टेस्ट। सातवां है वाइन की वैरायटी। प्रीमियम क्वालिटी की वाइन के लिए सभी टॉप कंपनीज इन 7 फैक्टर्स में लगभग इक्वली इन्वेस्ट करती है। कम दाम की वाइन या बजट वाइन के लिए छोटी कंपनीज उसकी प्राइस कम रखती हैं, उसकी पैकेजिंग में ज्यादा खर्च करती है और बचे हुए फैक्टर्स में इक्वली इन्वेस्ट करती है। अगर आप भी इन कंपनीज में से एक हैं, तो चाहे आप जिस तरह भी फैक्टर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करें, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक आप उन घिसे पिटे रूल्स को अपनाकर अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप मार्केट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। आइए ऑस्ट्रेलिया के कसेला वाइन्स पर एक नज़र डालते हैं और कैसे उनके ब्रांड येलोटेल ने ब्लू ओशन क्रिएट किया। येलोटेल 2003 में मार्केट में छा गए थे जब उन्होंने एक मज़ेदार, अलग और इजी टू ड्रिंक वाइन बनाई जिसे बियर और कॉकटेल लवर्स भी पीना पसंद करते थे। वो अमेरिका के मार्केट में आए और नंबर 1 बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने फ्रांस और इटली से इंपोर्ट की जाने वाली प्रीमियम वाइन को भी पीछे छोड़ दिया था। 2003 में उनकी एनुअल सेल 4.5 मिलियन केस थी। 750 मिलीलीटर की रेड वाइन की बॉटल बेस्ट सेलर बन गई थी। ये एक सोशल ड्रिंक थी जिसके स्वाद की वजह से उसे हर कोई पीना पसंद करता था। इसका सॉफ्ट, मीठा फ्रूटी टेस्ट सबको पसंद आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बॉटल और पैकेजिंग भी दूसरों से अलग और यूनिक थी। बाकी सभी ब्रड्स की वाइन दिखने में एक जैसी थी, लेकिन येलोटेल की वाइन नियॉन कलर्स के साथ काले रंग की थी। ये सिंपल तो था, लेकिन सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। उसकी इमेज के बीच में सिर्फ एक कंगारू बना हुआ था। येलोटेल के कारण रिटेल स्टोर्स में सेल्स क्लर्क को दूसरे वाइन बेचने में मुश्किल होने लगी। जब येलोटेल को मार्केट में लाया गया तब उसमें 2 तरह के वाइन थे, रेड वाइन और वाइट वाइन। कसेला ने कंज्यूमर और रिटेलर्स दोनों के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना बहुत आसान बना दिया था। तो आप कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए और नए रूल्स सेट करने के लिए क्या करेंगे? आप सारे फैक्टर्स को एक नए लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं, जैसे येलोटेल लेकर गया? इसका जवाब है 4 एक्शन फ्रेमवर्क के जरिए। वो 4 एक्शन हैं: एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट। पहले ये जानना जरूरी है कि किन फैक्टर्स को एलिमिनेट यानी हटाया जा सकता है। ये फैक्टर कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। दूसरा, ये देखना कि किन फैक्टर्स को कम किया जा सकता है यानी रिड्यूस। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर दूसरी कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। तीसरा, ये जानना कि किन फैक्टर्स को बढ़ाना चाहिए यानी रेज। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चौथा, ये जानना कि कौन से फैक्टर्स को बनाया जाना चाहिए यानी क्रिएट। ये ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें बाकी कंपनीज ने कभी ऑफर नहीं किया है या जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं है। येलोटेल के केस में उन्होंने हाई क्लास पैकेजिंग, वाइन बनाने के टर्म्स, वाइन की एजिंग क्वालिटी और हाई क्लास मार्केटिंग को एलिमिनेट कर दिया था। उन्होंने विनयार्ड की प्रेस्टीज, वाइन की वैरायटी और उसके टेस्ट के फैक्टर्स को रिड्यूस कर दिया था।
उन्होंने रिटेल स्टोर में इन्वॉल्वमेंट और प्राइस वर्सेस बजट वाइन को रेज किया और नए फैक्टर्स जैसे फन, एडवेंचर, इजी ड्रिंकिंग और सिंपल सिलेक्शन को क्रिएट किया था। कुछ फैक्टर्स को एलिमिनेट और रिड्यूस कर कसेला वाइन्स ने प्रोडक्शन कॉस्ट में लगने वाले काफ़ी पैसे बचाए थे। कहा जाता है कि वाइन जितनी पुरानी होती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाती है। लेकिन कसेला वाइन्स को अपने वाइन की अच्छी क्वालिटी के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि नए फैक्टर्स क्रिएट कर उन्होंने मार्केट को जीत लिया था। येलोटेल ने अपने बेहतरीन, मज़ेदार, फ्रेश और टेस्टी वाइन के द्वारा नॉन ड्रिंकर्स को भी उनकी वाइन पीने पर मजबूर कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, कसेला वाइन्स ने मार्केटिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, इसके बावजूद उनका प्रोडक्ट एक क्रेज़ बन गया क्योंकि वो इतना यूनिक था कि उसने खुद कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। रिकंस्ट्रक्टिंग मार्केट बाउंड्रीज। अब हम आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है वो बताएंगे। पहला प्रिंसिपल है मार्केट की बाउंड्री को बदलना या फिर से बनाना यानी रिकंस्ट्रक्ट करना। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज इन बाउंड्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। उन्होंने एक बॉक्स बना लिया है और उसके अंदर वो एक दूसरे से मुकाबला कर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर कंपनीज रेड ओशन में फंस गई है क्योंकि वो सभी एक ही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक इंडस्ट्री के अंदर खुद को सीमित ना रखें। पहले से ही अपनाए हुए स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स पर फोकस ना करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार में लग्जरी, फैमिली या इकोनॉमी जैसे ग्रुप्स होते हैं। कस्टमर्स को उनके खरीदने के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए सिर्फ एक बायर ग्रुप पर फोकस ना करें जैसे परचेसर, यूजर या इन्फ्लुएंसर। ब्लू ओशन इन सभी के माध्यम से आसानी से सक्सेस हासिल कर सकता है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के स्कोप को सीमित ना करें। अगर हर कोई फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इमोशनल अप्रोच को यूज करें। अंत में सम टाइम पीरियड पर फोकस ना करें। मार्केट ट्रेंड में लॉन्ग टर्म को देखें। अगर आप ब्लू ओशन बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की बाउंड्री से परे जाना होगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हट के सोचना होगा। आपको इंडस्ट्री, बायर ग्रुप, फंक्शनल इमोशन अप्रोच यहाँ तक कि टाइम से ऊपर उठकर चीज़ों को देखना होगा। आइए ब्लू ओशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने कैसे मार्केट के बाउंड्री को फिर से बनाया। मार्केट की बाउंड्री से हटकर देखने का एक रास्ता है अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के पार देखना। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को हमेशा ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी के लिए एक प्राइवेट जेट को खरीदना और उसे मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। लेकिन कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है। लंबी चेक इन लाइन में खड़े रहना, भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट, फ्लाइट बदलना, इन सब में समय भी लगता है और थकान भी होती है। तो एयरलाइन कंपनी नेटजेट्स इसका एक असरदार हल लेकर आया। उन्होंने प्राइवेट जेट के आराम को कमर्शियल फ्लाइट के चीप प्राइस के साथ जोड़ दिया। ऐसा उन्होंने कंपनीज को प्राइवेट जेट में पार्टनर बनाकर किया। इसमें एक कंपनी प्राइवेट जेट की एक 16th ओनर बन सकती थी, जिसमें वो उस प्राइवेट जेट को दूसरे 15 कंपनीज के साथ शेयर करेंगे। उनमें से हर एक को हर साल 50 घंटे की फ्लाइट टाइम दी जाएगी। इसकी कीमत $3,75,000 से शुरू होती है, जिसमें पायलट, जेट का मेंटेनेंस और बाकी के खर्चे शामिल हैं। ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट खरीदने के लिए $6 मिलियन की तुलना में नेटजेट्स ने इस स्कीम के जरिए एक विन विन सिचुएशन बना दी थी जिसमें हर एक का फायदा था। इससे कंपनीज अपने पैसे बचा सकती थी और नेटजेट्स को अपनी सीट भरने के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बड़े एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके क्लाइंट्स के लिए छोटे जेट ही काफ़ी थे। एक और रास्ता है इमोशन या फंक्शनल अप्रोच के पार देखना। क्विक ब्यूटी हाउस या क्यूबी जापान की एक बार्बर शॉप कंपनी है, नाई की दुकान। उन्होंने 1996 में एक स्टोर से शुरुआत की थी। 2003 तक उन्होंने 200 स्टोर बना लिए थे। उनकी सक्सेस का राज था इमोशन से फंक्शनल अप्रोच की तरफ बदलाव करना। क्यूबी से पहले जापानी आदमियों को बाल कटवाने में 1 घंटे का समय लगता था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हर कस्टमर को कंधे का मसाज, 1 कप चाय, शैम्पू, ब्लो ड्राई सब दिया जाता था,
बाल कटवाना भी एक लंबा चौड़ा काम था। इसलिए दुकान के बाहर कस्टमर्स की लंबी लाइन इंतजार करती थी। फिर क्यूबी ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर कस्टमर्स काम पर जाने वाले प्रोफेशनल थे। ये लोग सिर्फ बाल कटवाने के लिए 1 घंटा बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसलिए क्यूबी ने इमोशनल सर्विस को छोड़कर सिर्फ बाल काटने के फंक्शनल सर्विस पर फोकस किया। उन्होंने चाय का कप या कंधे का मसाज नहीं, सिर्फ बाल काटने की सर्विस ऑफर की और वो अपना काम बखूबी करते थे। वो शैम्पू या ब्लो ड्राई का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके साथ ही वो एक ओवरहेड नली का इस्तेमाल करते जो वैक्यूम क्लीनिंग का काम कर ज्यादा बालों को साफ कर देता था। ये टेक्निक सिंपल और फास्ट थी और कस्टमर सिर्फ 10 मिनट में बाल कटवाकर अपने काम पर जा सकता था। क्योंकि क्यूबी ने कई फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया था, वो सस्ती सर्विस ऑफर करते थे। क्यूबी में हेयरकट की कीमत $9 थी, जबकि दूसरे इसी सर्विस के $27 से $45 चार्ज करते थे। इसके अलावा क्यूबी 1 घंटे में ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे पाता था, जिस वजह से उनकी सेल उनके कॉम्पिटिटर्स से 50% ज्यादा थी। अब बायो ग्रुप से परे देखने की बात करते हैं। 1985 से पहले डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंसुलिन सिर्फ डॉक्टर्स को बेचा जाता था। पेशेंट्स को घर पर खुद इसे इंजेक्ट करना मुश्किल लगता था, इसलिए डॉक्टर ही इसके शॉट्स पेशेंट्स को लगाते थे। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के टारगेट ग्रुप डॉक्टर्स थे। लेकिन डेनमार्क की एक बायोटेक कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने ब्लू ओशन बनाकर इस इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने 1985 में मार्केट में नोवोपिन इंट्रोड्यूस किया। वो सबसे पहला यूजर फ्रेंडली इंसुलिन शॉट था। नोवोपिन दिखने में एक सिंपल पेन जैसा है, बस उसके अंदर इंक की जगह इंसुलिन होता था। उसके एक और सुई लगी हुई थी और पेशेंट बस एक बटन दबाकर आराम से घर पर हर दिन इंसुलिन का शॉट ले सकता था। एक पेन 1 हफ्ते चलता था। यहाँ तक कि जो पेशेंट्स देख नहीं सकते थे वो भी इसकी सिंपल टेक्निक की वजह से बड़ी आसानी से इसे यूज कर सकते थे। नोवो नॉर्डिस्क ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और डॉक्टर्स, जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, उनके बजाय यूजर यानी पेशेंट्स पर फोकस किया। इसे खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि पेशेंट्स को शॉट्स के लिए अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, जिस वजह से नोवो नॉर्डिस्क का मार्केट शेयर यूरोप में 60% और जापान में 80% हो गया था। फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। ब्लू ओशन को बनाने का ये दूसरा प्रिंसिपल है। इसका मकसद होता है दूर की सोच कर एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना और नंबर पर ध्यान नहीं देना। कंपनी के एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉइज अक्सर बड़े बड़े नंबर के रिपोर्ट में खो जाते हैं और अंत में रेड ओशन का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी को उनका स्ट्रेटेजिक प्लान कुछ स्लाइड्स में समझाने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो ना गोल के बारे में साफ साफ बता पाएंगे और ना ही ये बता पाएंगे कि कंपटीशन को कैसे खत्म करना है। एग्जाम्पल के लिए, किसी एयरलाइन का कैटरिंग मैनेजर एयरलाइन की सर्विस में सिर्फ खाने पीने की तुलना ही कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स अपने कस्टमर को खाने में क्या ऑफर करते हैं और उनकी एयरलाइन की कैटरिंग उनसे किस तरह अलग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर पूरे पैकेज के बेसिस पर या कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एयरलाइंस को कंपेयर करते हैं, सिर्फ खाने के बेसिस पर नहीं। कैटरिंग मैनेजर सिर्फ खाने के डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, जिससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। या एक सीआईओ उर्फ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में सोचिए, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर की डेटा निकालने की कैपेसिटी पर गर्व महसूस करता है। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि कस्टमर को सिर्फ स्पीड और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर से मतलब होता है, उन्हें डेटा निकालने की कैपेसिटी जानने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। आप इन गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए ऐसे 4 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी कंपनी के लिए ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसका पहला स्टेप है विजुअल अवेकनिंग। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी कैनवस बनाएं और देखें कि आपको किन फैक्टर्स को बदलने की जरूरत है। दूसरा स्टेप है विजुअल एक्सप्लोरेशन। इसमें आपको फील्ड में जाकर देखना होगा कि आप मार्केट की बाउंड्री को कैसे तोड़ सकते हैं। इसके लिए फॉर एक्शन का फ्रेमवर्क बनाएं। उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किन फैक्टर्स को एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट करना है। तीसरा स्टेप है विजुअल स्ट्रैटेजी फेयर। आपने फील्ड में जो देखा और ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर कैनवस पर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाएं।
अपनी नई स्ट्रेटेजी के बारे में कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स से फीडबैक लें। उनके फीडबैक का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बनाने के लिए करें। चौथा स्टेप है विजुअल कम्युनिकेशन। अपने पुराने और नए स्ट्रेटेजी को अलग अलग पेज पर प्रिंट करें। उसके बाद अपनी पूरी टीम को इसकी कॉपी दें। अब सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को करने का एम रखें जो आपकी नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि स्ट्रेटेजी कैनवस उन फैक्टर्स को दिखाता है जिसमें कंपनी इन्वेस्ट करती और कितना इन्वेस्ट करती है। अगर आप येलो टेल और प्रीमियम वाइन्स के स्ट्रेटेजी कैनवस को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि येलो टेल का ग्राफ उनसे काफ़ी अलग होगा। अगर आप विजुअलाइजिंग स्ट्रेटेजी के 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़े बड़े नंबर में खोएंगे नहीं और पूरी टीम साथ मिलकर ब्लू ओशन बनाने के लिए काम कर पाएगी। एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय दोनों को क्लियरली पता होगा कि किन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना है, किसे क्रिएट करना है। रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। अब हम तीसरे प्रिंसिपल की बात करेंगे। इसका मकसद है नॉन कस्टमर्स को कस्टमर्स में बदलकर प्रेजेंट डिमांड को और बढ़ा देना। रेड ओशन मौजूदा कस्टमर्स पर ही फोकस करती है। इसका नतीजा ये होता है कि कंपनी किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बजाय वो बॉक्स के अंदर ही सिमट कर रह जाते हैं। इस वजह से उनका मार्केट शेयर और भी कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन है। इसलिए रेड ओशन कंपनीज बड़े मौकों से चूक जाते हैं। दूसरी ओर ब्लू ओशन नॉन कस्टमर्स को टारगेट करता है क्योंकि वहां ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड स्कोप होता है। नॉन कस्टमर्स के 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में होते हैं सून टू बी नॉन कस्टमर्स। ये वो लोग हैं जो जल्द ही आपके प्रोडक्ट के कस्टमर बन सकते हैं। वो बस आपके प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छा ऑफर देते हैं तो वो कस्टमर्स में बदल जाते हैं और ऐसे कस्टमर बन जाते हैं जो आपसे बार बार और ज़्यादा सामान खरीदेंगे। दूसरे लेवल पर हैं रिफ्यूजिंग नॉन कस्टमर्स। ये आपके प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट के बदले में देखते हैं, लेकिन उन्हें अभी आपके प्रोडक्ट पर उतना यकीन नहीं है कि वो उसे खरीद लें। तीसरा लेवल है अनएक्सप्लोर्ड नॉन कस्टमर्स। ये लोग आपके मार्केट से बहुत दूर होते हैं। उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगर आप इन तीनों लेवल की ज़रूरत पर ध्यान दें कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, तब आप इन तीनों को अपना कस्टमर बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपने इन तीनों को अपना कस्टमर बना लिया तो आपकी कितनी ग्रोथ और प्रॉफिट होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सीखेंगे कि नॉन कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। प्रेत मैनेजर यूके की एक फास्ट फूड चेन है। इन्होंने पहले लेवल के नॉन कस्टमर्स को कस्टमर में बदलकर ब्लू ओशन बनाया था। ये कस्टमर्स रेस्टोरेंट जाने वाले लोग थे जो फास्ट फूड पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये क्विक सर्विस चाहते थे। यूरोप के बड़े बड़े शहरों में प्रोफेशनल्स लंच के लिए हमेशा रेस्टोरेंट जाते हैं क्योंकि वहाँ की सेटिंग और खाने की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन प्रोफेशनल्स के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता और वो हर रोज़ रेस्टोरेंट का महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग खाना पैक करवाकर रास्ते में ही खाना चाहते थे। ये कस्टमर्स इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते थे। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इन सब में 3 बातें कॉमन थी। वो लंच फटाफट चाहते थे, वो हेल्थी और फ्रेश खाना चाहते थे जो और सस्ती कीमत पर चाहते थे। तो प्रेत चेन इसका एक परफेक्ट हल ढूंढ कर लाया। प्रेत स्टोर में आप अपनी पसंद का सैंडविच चुन सकते हैं और पैसे देकर रास्ते में खाते हुए जा सकते हैं। मेनू में जितनी भी वैरायटी की सैंडविच होती है उसे वहाँ के स्टाफ पहले से बनाकर तैयार रखते हैं ताकि इंतज़ार करने में किसी का टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद सैंडविच को सैलड, फ्रूट जूस, दही के साथ रेफ्रिजरेटेड शेल्फ में स्टोर किया जाता है। तो अब बस लोगों को मेनू देखकर बताना था कि उन्हें कौन सा सैंडविच चाहिए और उसके पैसे देकर वो तुरंत वहाँ से जा सकते थे। फास्ट फूड सर्विस के मुकाबले जहाँ आपको ऑर्डर करके वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप बिल चुकाकर वहाँ से जा सकते हैं। प्रेत में सारा काम बस 2 मिनट में पूरा हो जाता था। अब तक यूके में प्रेत के 130 स्टोर खुल चुके हैं। उन्होंने हांगकांग और न्यूयॉर्क में भी अपने स्टोर खोले हैं। 2002 में प्रेत मैनेजर की एनुअल सेल $160 मिलियन थी।
यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स ने भी प्रेत के पोटेंशियल को देख लिया था, इसलिए उन्होंने प्रेत के 33% शेयर्स खरीद लिए। गेट द स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस राइट। ये ब्लू ओशन बनाने का चौथा प्रिंसिपल है। इसका मकसद है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाना जो अच्छी खासी प्रॉफिट को पक्का कर रिस्क कम कर देता है। आप इसे एक पेज पर फ्लो चार्ट के रूप में ड्रा कर सकते हैं। एक राइट स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह बनाई जाती है। पहला है बायो यूटिलिटी। ये दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को कितनी वैल्यू दे सकता है। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी दमदार बात है कि कस्टमर उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए? क्या उन्हें सच में उस प्रोडक्ट की जरूरत है? क्या लोगों के एक बड़े ग्रुप को उसकी जरूरत होगी भले ही अभी वो उसके बारे में नहीं जानते हों? अगर आप श्योर नहीं हैं तो शायद आपको एक नया आइडिया सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको पक्का यकीन है और आपका जवाब हाँ है, तब आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरी चीज है प्राइस। आपका प्रोडक्ट जो वैल्यू दे रहा है, क्या उसकी तुलना में उसकी प्राइस रिजनेबल है? क्या आपके टारगेट कस्टमर्स उसे खरीदने के लिए वो कीमत चुकाना चाहेंगे? अगर नहीं, तो आपको फिर सोचने की जरूरत है। अगर हाँ, तब आप तीसरे स्टेप में जा सकते हैं जो है कॉस्ट के बारे में। क्या आप ऐसी कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें? क्या आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के बाद साफ साफ प्रॉफिट को देख सकते हैं? क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, जो कि एक बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ब्लू ओशन बायो यूटिलिटी अच्छी प्राइस और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन कॉस्ट का एक कॉम्बिनेशन है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर ब्लू ओशन की सक्सेस में सहयोग देते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप है अडॉप्शन। ये वो बाधाएं हैं जिनका सामना आपको ब्लू ओशन बनाते वक्त करना पड़ेगा। क्या आपके सप्लायर, रिटेलर, पार्टनर आपके आइडिया या प्रोडक्ट से सहमत होंगे? क्या उन्हें इसमें प्रॉफिट की गुंजाइश दिखती है? क्या वो एक नई स्ट्रेटेजी अपना पाएंगे? इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए फेमस कार फोर्ड मॉडल टी के बारे में बात करते हैं। ये एक बेस्ट सेलिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट है और अपने समय का बेहतरीन ब्लू ओशन का एग्जाम्पल। मॉडल टी से पहले अमेरिका में कार बनाने वाले सिर्फ अमीर लोगों के लिए कस्टम मेड लग्जरी कार बनाते थे। प्रैक्टिकल होकर देखा जाए तो ये कार ऐसी थी कि आम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बायो यूटिलिटी दो कारणों की वजह से लिमिटेड थी। पहला, उस समय घोड़ों का इस्तेमाल करना बेहतर था क्योंकि 1900 की शुरुआत में सड़कें उबड़-खाबड़ और कीचड़ से भरी हुई हुआ करती थीं और पक्के रास्ते नहीं थे। यहाँ तक कि अमीर लोग भी मेन रोड पर हर रोज लग्जरी कार को यूज नहीं कर सकते थे। दूसरा, क्योंकि ये कस्टमर की पसंद के हिसाब से कस्टम मेड हुआ करते थे, इसलिए उनमें अक्सर कोई ना कोई खराबी हो जाती थी। उसे रिपेयर करना बहुत महंगा था और सिर्फ एक स्किल्ड मैकेनिक ही उसे ठीक कर सकता था। फोर्ड मॉडल टी ने मार्केट में कदम रखकर एक ही बार में सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया था। ये आम लोगों की कार बन गई थी। इसका बस एक कलर, ब्लैक, ही मार्केट में उतारा गया था। इसका एक स्टैंडर्ड डिजाइन था जिसे अपनी पसंद से बदला नहीं जा सकता था। ये एक भरोसेमंद और टिकाऊ कार थी। इसे आसानी से डेली यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। चाहे बारिश हो या बर्फ गिरे, ये आसानी से उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी चल सकती था। इसे ठीक करना बड़ा आसान था और लोग बड़ी जल्दी इसे चलाना सीख सकते थे। इस कार की प्राइस लग्जरी कार की तुलना में काफी कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फोर्ड ने इस कार की कीमत की तुलना घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों से की थी, जो उस वक्त ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे। फोर्ड उन नॉन कस्टमर्स को कस्टमर्स में बदलना चाहते थे जो कार नहीं खरीदते थे। इसलिए उन्होंने इसकी कीमत कम से कम रखने की कोशिश की। अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की वजह से वो इसके प्राइस को कम कर पाए। मॉडल टी को कार एक्सपर्ट्स से नहीं बनवाया गया था। फोर्ड ने असेंबली लाइन में एक लीडर की भूमिका निभाई और एक्सपर्ट्स की जगह ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर्स को काम पर रखा। एक वर्कर हर रोज एक ही काम करता था। इस प्रोसेस ने प्रोडक्शन टाइम को 60% कम कर दिया था और अच्छी क्वालिटी को बनाए रखा था। मॉडल टी के एक कार के पार्ट्स को इकट्ठा कर जोड़ने में 4 दिन लगते थे। कुल मिलाकर
मॉडल टी ने हर स्टेज में इनोवेशन हासिल किया था, इसलिए वो इतनी कमाल की और ज़बरदस्त कार बनकर सामने आई और इंस्टेंट हिट साबित हुई। फोर्ड ने स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस का बखूबी इस्तेमाल किया और उन्हें इसके के रिजल्ट मिले। कंक्लूजन। तो आपने इस समरी के जरिए रेड ओशन और ब्लू ओशन के बीच के फ़र्क को समझा। रेड ओशन वो है जिसमें ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए आप ब्लू ओशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां आपको ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आपने स्ट्रेटेजी कैनवस और फॉर एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में सीखा। स्ट्रेटेजी कैनवस आपको करंट मार्केट का एक क्लियर पिक्चर देता है। फॉर एक्शन फ्रेमवर्क आपको ये जानने में मदद करता है कि आपको किन फैक्टर्स को एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपने मार्केट बाउंड्री को फिर से बनाने के बारे में भी जाना। ज़रा हटकर सोचें, कुछ अलग और यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स को ऑफर करें। आपने ये भी समझा कि सिर्फ नंबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि दूर के बारे में सोचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पूरी टीम ब्लू ओशन के अनुसार ही काम रही है। आपने सीखा कि अपने करंट कस्टमर्स पर फोकस ना करके कैसे नॉन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि भी आपको बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस के बारे में जाना। आपके बिजनेस मॉडल को बायो यूटिलिटी से शुरुआत कर प्राइस, फिर कॉस्ट और अंत में उन बाधाओं के बारे में सोचना चाहिए जो ब्लू ओशन के रास्ते में आपको मिलेंगी। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपका ब्लू ओशन श्योर शॉट विनर होगा। आपके ब्लू ओशन के सक्सेस के साथ ये तो पक्का है कि इसे कॉपी करने वाले यानी इमिटेटर्स भी मार्केट में आएंगे। ये 10 से 15 साल तक नहीं होगा, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। रेड ओशन की कंपनीज को आपको कॉपी करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपने करंट बिजनेस मॉडल के साथ फंस गए हैं। एक बार जब इमिटेटर्स मार्केट में आ गए तब आपको अपने स्ट्रेटेजी कैनवस को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कंपटीशन शुरू हो गया और शायद आपका मार्केट भी रेड ओशन बनने जा रहा है। अपने स्ट्रेटेजी कैनवस के जरिए ये जानने की कोशिश करें कि आपको एक और ब्लू ओशन बनाने की ज़रूरत है, या आप अपने करंट ऑफर को बेहतर बना सकते हैं, उसे एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ब्लू ओशन की स्ट्रेटेजी बिजनेस में ज़्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। ये वो रास्ता है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर ले जाता है। तो अब जब आपने सब कुछ समझ ही लिया है, तो क्यों एक ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ रेड ओशन के कंपटीशन में फंसना, जब आप खुलकर एक गहरे ब्लू ओशन में खुलकर तैर सकते हैं।